हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग सब्जेक्टिव सॉल्यूशन 3 मार्क्स का, जो कि जैक बोर्ड 2025 में आने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें इस वीडियो में 2 चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको, एटम्स और न्यूक्लियाई का। इसके पीछे भी बहुत सारे वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, 5 मार्क्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क्स का भी और 1 मार्क्स का। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को विदाउट स्किप करके देखेंगे, आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। और आपने भी लगभग 10 से 15 साल का जो प्रश्न है उसको हम सारा उसमें मेंशन कर दिए हैं कि कौन सा प्रश्न कौन सा ईयर में आया हुआ है। और फिजिक्स में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है आपको कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारा नया नया क्वेश्चन वो हर साल एग्जाम में डाल नहीं सकता है, तो सारे क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट करते हैं। ठीक है, तो आप रिपीट क्वेश्चन भी पढ़ के चले जाएंगे तो आपका अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे इसमें देखिए, इसमें बार बार क्वेश्चन पूछता है आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है। ये क्वेश्चन 2011 में भी आ चुका है, 2019 में भी आ चुका है, और भी ढेर सारे प्रश्न हैं इसमें। आप देख लीजिए यहाँ पर, जैसे और भी इसमें प्रश्न है। आपका ये प्रश्न है कि मास डिफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, 2012-2016 में आ चुका है। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, 2006, 2010, 2017 में आ चुका है। उसी प्रकार रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल 2024, 2014, 2020 में आ चुका है। बोर्स मॉडल भी आपका प्रश्न आ चुका है ये, और इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी है, वो सारा आपको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर समझते हैं हर एक टर्म को, और एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है तो आप तैयारी करोगे और इसमें आपको बेनिफिट होने वाला है कि सबका सॉल्यूशन है इसमें दिया हुआ है, और जितने भी डेफिनेशन है बहुत ही आसान शब्दों में, कहीं को आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। पहला नंबर क्या है टर्म इसमें कि आइसोटॉप्स क्या होता है। तो बोलता है कि द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। इसमें याद रखना है कि एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर, इतना ही याद रखना है। वैसे एटम्स जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होगा बट मास नंबर डिफरेंट होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटॉप्स। जैसे एग्जांपल देखिए, हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप दिया हुआ है, 1H1, 2H1 और 3H1। तीनों के केस में एटॉमिक नंबर कितना था हाइड्रोजन का 1, लेकिन पहला केस में देखा जाए मास नंबर 1 है, दूसरे के केस में मास नंबर 2 है, और तीसरे के केस में मास नंबर क्या है, 3 है। तो ये हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स हो गया, 1H1, 1H1, 2H1 और 3H1। उसी तरह इसी प्रकार देखा जाए तो और भी आइसोटॉप्स होते हैं, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबको पता है 17 होता है। इसका मास नंबर 35 है, एक में, एक के केस में कितना होता है, 37। ये क्लोरीन का 2 आइसोटॉप्स हो गया। इसी तरह कार्बन का देखा जाए, कार्बन का एटॉमिक नंबर पता है आप लोगों को, 6 होता है। इसका मास नंबर 12 भी होता है, 13 भी होता है और 14 भी होता है। तो ये कार्बन का आइसोटॉप्स हो गया। ठीक है, तो आइसोटॉप्स क्या बोलता है कि वैसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, मास नंबर डिफरेंट रहेगा। आइसोबार्स क्या होता है कि द एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर, जस्ट अपोजिट होता है, याद रखिएगा। आइसोटॉप्स का अपोजिट होता है आइसोबार्स। जैसे बोलता है कि मास नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, और एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, तो इसे क्या बोलेंगे, आइसोबार्स। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। तो दोनों का जो जेड है, एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, लेकिन अगर दोनों का मास नंबर देखा जाए तो दोनों केस में कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो मास नंबर दोनों केस में 15 आ रहा है, मतलब दोनों का सेम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। तो आइसोबार्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर, देखिए यहाँ पर नीचे देखिए, एटॉमिक नंबर अलग होता है बट मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसमें एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल आप याद नहीं रखोगे तो भी आपको नंबर वहाँ मिलने वाला नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात, अगर दोनों को उल्टा कर दिए तो फिर आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप इस तरह से कॉलम बना के याद रख सकते हैं। एक और भी आता है, कभी कभार पूछता है आइसोटोन्स क्या होता है। आइसोटोन्स में क्या होता है कि इसका भी एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। तो यहाँ पर एक कॉलम बना कर आप देख सकते हो यहाँ पर, जैसे
यहाँ पर न्यूट्रॉन्स का संख्या निकालिए। तो नीचे तो एटॉमिक नंबर होता है, कोई भी एलिमेंट को हम एक्स से दिखा रहे हैं, ये नीचे एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला मास नंबर होता है। अगर न्यूट्रॉन्स को निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है मास नंबर में एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ से आप देख सकते हो, इस केस में निकालिए कि इसका न्यूट्रॉन का संख्या कितना, 23 में 11 गया, कितना आ गया, 12 न्यूट्रॉन्स हो गया। इसमें भी न्यूट्रॉन का संख्या कितना हो गया, 12 हो गया। इसमें न्यूट्रॉन्स का संख्या 5 हो गया, 9 में 4 गया 5, और 10 में 5 गया तो 5। तो बोलता है इसमें आइसोटॉन्स में क्या होता है कि इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा बट न्यूट्रॉन्स का संख्या सेम होता है। तो यहाँ से हम 3 कॉलम बनाएंगे, तीनों को याद कर लेंगे। फर्स्ट जानेंगे आइसोटॉप्स के बारे में, सेकेंड आइसोबार्स के बारे में, और थर्ड आइसोटॉन्स के बारे में। और इसमें सिर्फ याद रखना है कि सेम क्या होगा और डिफरेंट क्या होगा, बस इतना ही याद रखना है, सेम और डिफरेंट। तो आइसोटॉप में सेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर। डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर। आइसोबार में सेम क्या होगा, मास नंबर। डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर। आइसोटॉन में सेम क्या होगा, न्यूट्रॉन्स, और डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो ये आप इस तरह याद कर सकते हो। आइसोटॉप्स में सेम होगा एटॉमिक नंबर, डिफरेंट होगा मास नंबर। आइसोबार में सेम होगा मास नंबर, डिफरेंट होगा एटॉमिक नंबर। आइसोटॉन में सेम होगा न्यूट्रॉन्स और डिफरेंट होगा एटॉमिक नंबर। इस तरह आप 3 मार्क्स अगर एग्जाम में आता भी है प्रश्न तो आप वहाँ पर आसानी से बना सकते हो। बाकी डेफिनेशन लिखना बहुत ही आसान है, सबका डेफिनेशन में सेम बात लिखोगे। एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। एटम्स हैविंग सेम मास number but different atomic number are called isobars. Atoms having same number of neutrons but different atomic number are called isotons. अब नेक्स्ट इस पे प्रश्न है कि आप मास डिफेक्ट का मतलब क्या समझते हो। मास डिफेक्ट, डिफेक्ट मतलब होता है कमी। और एक और प्रश्न है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, और एक होता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है। पर न्यूक्लियन क्या होता है, ये प्रश्न भी 2012 में आ चुका है और 2016 में आ चुका है। देखिए मास डिफेक्ट क्या बोलता है वो समझिए यहाँ पर कि डिफरेंस होता है, अंतर होता है किसके बीच का, मास ऑफ न्यूक्लियस। जो इतना तो पता होगा आप लोगों को कि न्यूक्लियस जो बनता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के हेल्प से बनता है। तो बोलता है कि जो डिफरेंस होगा मास में किसके बीच का, न्यूक्लियस के मास में, और सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूक्लियंस ऑफ विच इट इज कंपोज्ड। इसका मतलब थोड़ा सा समझ लेंगे हम लोग बोलना क्या चाहता है इसमें। देखिए अगर कोई न्यूक्लियस है और इसका मास सपोज हम मान लिए, इसका मास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 AMU। अब इसमें इसका मान लिए इसमें 4 न्यूक्लियंस है, 2 न्यूट्रॉन्स है और 2 प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पर बोलता है कि यदि इसका हम इसको बोलते हैं, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं न्यूक्लियंस। या एक लाइन में याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियंस। तो अगर हम न्यूक्लियंस का मास को ऐड करेंगे और इस टोटल न्यूक्लियस का मास को ऐड करेंगे, दोनों सेम आना चाहिए, बट होता है ऐसा नहीं है। अगर हम इस दोनों ये इसका अलग अलग हम मास को निकालें तो मान लीजिए इसका मास आ गया 4 AMU आ गया, तो देखा गया कि इसका अलग अलग हम जब मास को ऐड किए, न्यूक्लियंस का मास को ऐड किए तो 4 AMU आया, लेकिन जब दोनों को कंबाइन कर दिए और इसका मास ऑफ न्यूक्लियस निकाले हम लोग, मास ऑफ न्यूक्लियस 4 AMU आना चाहिए बट 4 AMU आता नहीं है। मान लेते हैं इसका वैल्यू आ गया, मिलाने के बाद कंबाइन करने के बाद इसका वैल्यू आ गया 3.8 AMU। तो जो डिफरेंस आ गया उसी को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कहने का मतलब अलग अलग यदि हम मास को ऐड कर रहे हैं न्यूक्लियंस का मास को और उसको एक साथ कंबाइन कर दे तो दोनों में डिफरेंस आ जा रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। वही है बात यहाँ लिखा हुआ, देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ये डिफरेंस होता है, ये अंतर होता है। किसके बीच का अंतर होता है, जो मास ऑफ न्यूक्लियस होगा मतलब कंबाइन करने के बाद होगा,
और सम ऑफ मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, उसको अलग अलग, अगर न्यूक्लियॉन्स का मास को अलग अलग ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू अलग आएगा, और उसको कंबाइन करके यदि उसका मास हम निकालते हैं तो उसका वैल्यू अलग आता है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो वही डिफरेंस क्या कहलाता है? मास डिफेक्ट। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक न्यूक्लियस लिए जिसका मास कितना m है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का संख्या z है और न्यूट्रॉन्स का संख्या a माइनस z है। मान लिए कि एक न्यूट्रॉन का जो मास है वो mn है और एक प्रोटॉन का मास mp है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना हम लोग को, जो जितने भी प्रोटॉन्स हैं सबका मास को निकाल देंगे, जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं सबका मास को हम निकाल देंगे, इसको अलग अलग जोड़ेंगे, न्यूट्रॉन्स ये प्रोटॉन का मास को और न्यूट्रॉन का मास को, उस पर घटा देंगे किसमें? मास ऑफ न्यूक्लियस में। और याद रखिएगा मास डिफेक्ट को हम मेजर किस में करते हैं? एएमयू में। तो ये मास डिफेक्ट का फॉर्मूला हो गया आपका, डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो गया? जितना मास ऑफ प्रोटॉन हो गया प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, इसमें मास ऑफ न्यूक्लियस को डिफरेंस घटा देंगे, तो ये मेरा निकल गया मास डिफेक्ट। अब यहाँ पर क्या बोलता है देखिए आगे कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड, जितना हमको एनर्जी चाहिए टू ब्रेक डाउन मतलब तोड़ने के लिए, और न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो काफ़ी एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और काफ़ी बंधे हुए होते हैं एक बॉन्ड, एक फोर्स के द्वारा। तो उसको ब्रेक करने के लिए, उसको अलग करने के लिए जितना हमको एनर्जी देना पड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये जो एनर्जी आता है वो कहाँ से आता है? तो ये एनर्जी जो होता है इक्विवेलेंट होता है मास डिफेक्ट का। जितना मास में आइंस्टीन का जो एक इक्वेशन है कि हम मास को एनर्जी में बदल सकते हैं, एनर्जी को मास में, तो वही बोलता है जो मास में जो कमी आया वो एनर्जी में बदल जाता है। तो वही फॉर्मूला होता है E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जहाँ पर डेल्टा एम मास डिफेक्ट है। तो ये फॉर्मूला हो गया बाइंडिंग एनर्जी का। और अगर इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये फॉर्मूला हो गया E B इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एग्जाम में आपको आएगा एग्जाम में कि मास डिफेक्ट क्या है या न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो वहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हो। मास डिफेक्ट क्या होता है? ये डिफरेंस होता है जो मास ऑफ न्यूक्लियस होता है और द सम ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है। तो यहाँ से पता चल रहा है इसमें क्या लिखा हुआ देखिए, बोलता है ये रेशियो होता है, ये अनुपात होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। कहने का मतलब यहाँ से समझिए इस बात को क्या बोलना चाहता है। अगर किसी भी न्यूक्लियस में 3 न्यूक्लियॉन्स हैं और इसका बाइंडिंग एनर्जी दे दिया है, मान लेते हैं 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है, या फिर इसको हम लोग समझने के लिए हम 45 ले रहे हैं, तो एक के हिस्से में कितना एनर्जी आएगा? यहाँ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का संख्या कितना है? 3 है। तो एक न्यूक्लियॉन्स के हिस्से में कितना एनर्जी आएगा, वही क्या कहलाता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो यहाँ से पूछा जाए कि एक के हिस्से में कितना एनर्जी आएगा, तो टोटल तो 45 है, तो 45/3 करेंगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो वही बोलता है यहाँ पर कि रेशियो होता है, रेशियो होता है किसका? टोटल बाइंडिंग एनर्जी का और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का। इसका फॉर्मूला हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का फॉर्मूला हो गया बाइंडिंग एनर्जी बाई मास नंबर। या तो वही यहाँ पर एक और डेफिनेशन लिखा हुआ है कि जो एवरेज एनर्जी चाहिए टू रिलीज निकालने के लिए न्यूक्लियॉन्स को फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। किसी भी न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियॉन्स को निकालने के लिए जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसे हम क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। चलते हैं नेक्स्ट हम लोग आते हैं, बोलता है न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? एग्जाम्पल आपको लिखना है। फ्यूजन का मतलब याद रखना है आप लोगों को, टूटना होता है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? टूटना। देखिए यहाँ पे बोलता है न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है इन विच जिसमें या हैवी न्यूक्लियस, एक भारी न्यूक्लियस जो होता है, स्प्लिट मतलब टूटना, स्प्लिट मतलब टूटना, ये टूटता है 2 लाइटर न्यूक्लियाई, 2 लाइटर न्यूक्लियाई में मतलब हल्का न्यूक्लियस में, विथ रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, साथ ही साथ कुछ एनर्जी रिलीज करता है। आफ्टर लेकिन बम्बारमेंट बाय स्लो
न्यूट्रॉन्स, लेकिन वो उस पर जब इसमें उसके ऊपर न्यूट्रॉन्स को टकराया जाता है तब ये हैवी न्यूक्लियस लाइटर न्यूक्लियस में टूट जाता है, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, जैसे एक न्यूट्रॉन को एक यूरेनियम का न्यूक्लियस से टकराया गया, तो जो यूरेनियम था वो स्प्लिट कर जाएगा, ये यूरेनियम स्प्लिट कर जाएगा दो लाइटर न्यूक्लियाई में, एक आपका बन गया बेरियम और एक बन गया क्रिप्टन, और साथ ही साथ इसके साथ और भी न्यूट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। तो कितने न्यूट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं? 3। तो ये जो प्रोसेस है ये आपका यूरेनियम था और इसमें एक न्यूट्रॉन जाके टकराया था। तो यहाँ पर होता है क्या, एक हैवी न्यूक्लियस टूट रहा है लाइटर न्यूक्लियस में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फ्यूजन। यहाँ पर सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि नीचे सबका एटॉमिक नंबर जोड़ोगे तो ये टोटल आना चाहिए, ठीक है। मास नंबर ऐड करोगे ऊपर तो ये भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रदरफोर्ड मॉडल क्या है। ये भी प्रश्न जो है आपका 2014-2020 में पूछा जा चुका है। तो ये क्लास 9 से पढ़ चुके हैं रदरफोर्ड मॉडल क्या है। तो रदरफोर्ड मॉडल क्या बोलता है कि जो इंटायर मतलब संपूर्ण पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑलमोस्ट इंटायर मास मतलब संपूर्ण मास जो होगा एटम का वो कंसंट्रेट जमा होता है कहाँ पर? सेंटर पे, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है यहाँ पर कि अगर किसी भी एटम्स का जो सेंटर जो होता है उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। इसमें दो ही चीज़ होता है, न्यूट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स में तो कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन्स में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो कहने का मतलब जो सेंटर है, सेंटर जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इसीलिए बोलता है कि किसी भी एटम्स का जो सारा का सारा मास है और सारा का सारा पॉजिटिव जो चार्ज है वो कहाँ जमा रहेगा? सेंटर में जमा रहेगा। इसे क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। इसका यदि डायमीटर देखा जाए, इसका साइज देखा जाए, बहुत ही कम होता है, 10⁻⁻15 मीटर टू 10⁻⁻14 मीटर। ये एमसीक्यू में प्रश्न आया हुआ है। फिर बोलता है इसमें कि जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, लेकिन फिर क्या बोलता है इसमें कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियस का वो टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। इसीलिए एटम्स क्या होंगे? न्यूट्रल्स होंगे। यहाँ पे बताया गया रदरफोर्ड मॉडल में कि जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और एटम में कोई चार्ज नहीं होता है। जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो फोर्स का जरूरत पड़ता है लिखा हुआ था, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को घूमने के लिए जो वहाँ पर फोर्स चाहिए होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इसमें आपको 5 बताया गया, तो आपको जो भी 3 आसान लगे वो आपको एग्जाम में लिखना है। जैसे पहला नंबर बहुत ही आसान था। पहला नंबर क्या बताया कि किसी भी एटम्स का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा मास कहाँ जमा रहता है? सेंटर पे। उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। दूसरा क्या बताया कि जो डायमीटर होगा 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर होगा। किसी भी एटम्स में क्या बताया कि जो नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा और एटम्स क्या होगा? न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिफरेंट ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। इसका लिमिटेशन क्या है? ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन एक ही बात हो गया, तो ये पूछता है ड्रॉबैक्स आएगा या तो फिर लिमिटेशन आएगा, तो आप एक ही बात लिखोगे। तो इलेक्ट्रॉन इसमें होता है क्या? देखिए ये तो बता दिए थे कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिट में मूव करेगा, लेकिन होगा क्या वो देखिए। ये न्यूक्लियस हो गया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देखिए क्या बताया गया यहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी इलेक्ट्रॉन शुड इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिटल मोशन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो वो लगातार एनर्जी रिलीज करेगा।
देयरफॉर इसलिए रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज ग्रेजुअली, इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन ये अपना एनर्जी रिलीज करेगा बार बार, जब ये अपना एनर्जी रिलीज करेगा तो ये इसका जो पाथ हो जाएगा, इसका जो रेडियस हो जाएगा वो घटता चला जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा, बोलता है एंड अल्टीमेटली अंततः इट विल फॉल इन द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस में चला जाएगा। दस द रदरफोर्ड मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, तो इस बात को रदरफोर्ड बता नहीं पाए थे। ये बोल दिए थे कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डिफरेंट ऑर्बिट मूव करेगा, बट वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं बता पाए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा और अल्टीमेटली वो कहाँ जाके न्यूक्लियस में समा जाएगा, जो कि और इस तरह से एटम अनस्टेबल हो जाएगा। इस कमी को जो दूर किए थे वो बोर्स दूर किए थे। तो हम लोग पढ़ेंगे अब बोर्स मॉडल के बारे में। तो बोर्स मॉडल क्या बताया वो देखिए, उसमें सिर्फ ये मेंशन कर दिए, वो बोले थे कि डिफरेंट ऑर्बिट में रहेगा, लेकिन ये बोल दिए कि नहीं डिफरेंट ऑर्बिट में रहेगा लेकिन सबका एनर्जी लेवल फिक्स्ड होगा, ये मेंशन किए थे बोर्स। तो इनका स्टेटमेंट क्या था, और उस तरह से इलेक्ट्रॉन जो होगा अपना ही ऑर्बिट में घूमेगा और वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। तो बोलता है इसमें देखिए, फर्स्ट नंबर बोलता है एटम्स हैव सम स्पेसिफिक स्टेबल एनर्जी स्टेट वेयर इलेक्ट्रॉन्स कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विदाउट इमिटिंग रेडिएशन। ये बोले कि इलेक्ट्रॉन्स जो होगा एक स्टेबल एनर्जी स्टेट में रिवॉल्व करेगा और वहाँ वो रेडिएशन इमिट नहीं करेगा। सेकेंड नंबर बोलता है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इसका मतलब हुआ जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π का। और जो थर्ड नंबर क्या है, इसमें बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप कर सकता है हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, तो वहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज करेगा फोटोन के रूप में। जैसे देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, अगर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकेंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट हो गया, n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, तो सबका तो ये तो नाम दे दिए थे K, L, M, N, और इसमें सब में इलेक्ट्रॉन का संख्या को फिक्स कर दिए थे। ये मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होगा 2n² के अनुसार होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें 8 रह सकता है, 3 3 9 2 18, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो हायर एनर्जी लेवल, मान लेते हैं कोई भी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की ओर, ये EF हो गया या E इनिशियल हो गया, ये हाई एनर्जी लेवल हो गया, और ये लो एनर्जी लेवल में आता है E फाइनल हो गया। तो ये दोनों का जो एनर्जी लेवल में डिफरेंस होगा उसी रेंज में वहाँ पर फोटोन निकलेगा। तो जो एनर्जी होगा वो दोनों एनर्जी लेवल का डिफरेंस के बराबर होगा, तो EI माइनस EF, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग ऑर्बिट का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। अभी इसको हम डिटेल में बता रहे हैं यहाँ पर देखिए। अब आपको वहाँ पर जानना है, मेन बात जानना है, बोर्स मॉडल में जिसे MCQ और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, MCQ एंड न्यूमेरिकल्स। वो 3 चीज से आते हैं। पहला जैसे कि बताया गया अभी आपको, ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकेंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट हो गया, ये 4 ऑर्बिट हो गया। अब यहाँ पर हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर जब ऑब्जर्व करते हैं तो सबका जो यहाँ पर n का वैल्यू 1 हो गया, ये n का वैल्यू 2 हो गया, ये n का वैल्यू 3 हो गया, n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 5, ठीक है।
अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सबका तो रेडियस अलग अलग होगा, हर एक ऑर्बिट का रेडियस अलग होगा। तो यहाँ पर रेडियस से एक सवाल रहता है, तो रेडियस का एक फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, Rn इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। और बहुत ही आसान है, थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर इसमें पूछेगा कि पहला ऑर्बिट का बताओ रेडियस क्या होगा, तो कुछ नहीं कर देना है, तो R1 का वैल्यू निकल जाएगा, n का स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, पहला ऑर्बिट का निकल गया। अगर बोलेगा कि दूसरा ऑर्बिट का रेडियस बताइए, तो n का स्क्वायर 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 4 एंगस्ट्रॉम, बाकी गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा ऑर्बिट का रेडियस पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, 0.53 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 एंगस्ट्रॉम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखिएगा। ये जनरल फॉर्मूला है रेडियस निकालने का, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर क्या होगा कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स जो है अलग अलग है, तो सबका रेडियस भी अलग अलग होगा। यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ते चला जाएगा, तो उसके अनुसार रेडियस भी उसका बढ़ते चला जाता है, ठीक है। अब याद रखेंगे इसका स्पीड, इसका एनर्जी लेवल, इसका एनर्जी लेवल भी अलग अलग होता है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है एनर्जी लेवल का, इसका फार्मूला होता है En इक्वल टू -13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, आपको पहला ऑर्बिट का एनर्जी लेवल निकालने बोला गया, तो जहाँ पर n का मान 1 रखना है, तो ये पहला का तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। उसी तरह दूसरा का पूछेगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 से भागा दोगे तो इसका जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह तीसरा का पूछा जाएगा तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 से डिवाइड करोगे तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। उसी तरह अगर आपको E4 निकालना है तो 4 चौक 16, तो 13/16 करोगे तो ये आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। उसी तरह E5 निकालना है आपको, तो हो जाएगा 5 5 25, तो ये हो जाएगा -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट समथिंग आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप कोई भी आपको एक ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सबका एनर्जी लेवल अलग अलग है, ठीक है। और एक और सवाल पूछता है इसमें स्पीड से रिलेटेड, तो स्पीड का भी फॉर्मूला याद कर लोगे, Vn इक्वल टू होता है C/137 इंटू 1/n। इससे भी हम n का वैल्यू पुट करके किसी भी ऑर्बिट का हम इलेक्ट्रॉन का स्पीड को निकाल सकते हैं। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है स्पीड ऑफ लाइट से कम होता है, 1/137 टाइम्स ये कम होता है, याद रखिएगा। अब इससे जो प्रश्न आएंगे आप तो एग्जाम में कर लोगे, तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तीनों फार्मूला पे याद कर लोगे। ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है रेडियस वाला और एनर्जी वाला। अब इसमें एक और टर्म आता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं इसमें, तो सबका जैसा कि बताए, इसका एनर्जी लेवल होता है -13.6, इसका होता है -3.4, इसका होता है -1.51, इसका होता है -0.85, फिर इसका होता है -0.51 समथिंग। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है सबसे कम एनर्जी इसका है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है सबसे कम एनर्जी, उससे अधिक है, उससे अधिक है, उससे अधिक है, उससे अधिक है। तो यहाँ पर होता है क्या, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर में शिफ्ट करता है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी ऑर्बिट से, मान लो दूसरा ऑर्बिट से पहला में आया, या तीसरा से पहला में आया, या चौथा से पहला में आया, या तो फिर पाँचवा से पहला में आया, तो फिर छठा से पहला में आया, तो यहाँ जो एनर्जी निकलता है इसे बोलते हैं लाइमन सीरीज, इसे बोलते हैं लाइमन सीरीज, यहाँ जो रेडिएशन निकल रहा है। इसी तरह अगर कोई भी ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में आता है, कोई भी ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में आता है, तो इसे बोलते हैं, लाइमन के बाद आता है बाल्मर सीरीज। अगर कोई भी ऑर्बिट से तीसरा ऑर्बिट में आता है, दूसरा में आ गया, कोई भी ऑर्बिट से पहला, दूसरा, तीसरा, कोई भी ऑर्बिट से तीसरा ऑर्बिट में आता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग लाइमन बाल्मर पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज।
इसी प्रकार कोई भी ऑर्बिट से अगर ये तो n इक्वल टू 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, n इक्वल टू 4, कोई भी ऑर्बिट से चौथा ऑर्बिट में आता है जिसे बोलते हैं लाइमन हो गया, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, इसको बोलते हैं पी ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। और कोई भी ऑर्बिट से पांचवा में आएगा तो इसे बोलते हैं पी फन सीरीज। तो यहाँ से आपको ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। क्या बताया फिर से समझिए कि कोई भी ऑर्बिट से पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वहाँ जो एनर्जी निकल रहा है वो आपका आएगा लाइमन में, कोई भी ऑर्बिट से दूसरा में आया तो बाल्मर, कोई भी ऑर्बिट से तीसरा में आया तो पास्चन, चौथा में आया तो ब्रैकेट और पांचवा में आया तो पी फन। जैसे यहाँ पर देखिए लाइमन जो आएगा वो यूवी रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बताए थे, टोटल 7 तरह का वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसमें यूवी रीजन में आएगा आपका लाइमन, बाल्मर विजिबल में आएगा, और पास्चन, ब्रैकेट और पीफन कहाँ आएगा, इंफ्रारेड में आएगा। सिर्फ यहाँ पर आपको ये याद रखना है, एक बात याद रखना है कि कौन सा ऑर्बिट से कहाँ आएगा। वो देखिए यहाँ इनिशियल लिख दे रहे हैं या फाइनल लिख दे रहे हैं। फाइनली 1 में आएगा, ये 2 में आएगा, ये 3 में आएगा, ये 4 में आएगा, ये 5 में आएगा। कहाँ से आएगा? यदि 1 में आ रहा है तो ये 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 से कहीं से भी आ सकता है। 2 में आएगा तो कहाँ से आएगा? 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से कहीं से भी आ सकता है। 3 में आएगा तो कहाँ से आएगा? 4, 5, 6, 7, 8 कहीं से भी आ सकता है। इसमें 5, 6, 7, 8, 9 कहीं से भी आ सकता है। इसमें 6, 7, 8, 9, 10 कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ पर याद रखना होगा आपको कि लाइमन सीरीज कब बनेगा, बाल्मर कब बनेगा, पास्चन कब बनेगा। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आता है ये, इससे ये इंपॉर्टेंट है। इसमें MCQ पूछता है इसे कन्फर्म हर साल, तो ये इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि लाइमन सीरीज किस रीजन में आएगा, तो यूवी रीजन में, बाल्मर विजिबल हो गया, पास्चन, ब्रैकेट और पीफन किस में आता है? इंफ्रारेड में। कभी कभार ये प्रश्न पूछता है कि लाइमन सीरीज का फॉर्मेशन कब होगा, कौन सा ऑर्बिट से कौन सा ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो लाइमन बनेगा, बाल्मर बनेगा। तो यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना, याद रखना कि कोई भी ऑर्बिट से पहला में आएगा तो लाइमन, कोई भी ऑर्बिट से दूसरा में आएगा तो बाल्मर, कोई भी ऑर्बिट से तीसरा में आया तो पास्चन, चौथा में आएगा तो ब्रैकेट और पाँचवा में आया तो पीफन। तो ये इस चैप्टर से जितना भी इम्पोर्टेंट था आपको सारा बता दिया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो चाहे तो कमेंट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।